डिफरेंस बिटवीन द, हमने जो इसके पहले जो क्लास में बात किया था, इसका एक बची थी थोड़ा सा, अंतर क्या क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी एंड डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। क्या क्या होता है, हम एक्सप्लोरेटरी में क्या करते हैं, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट, बहुत गहराई से हम जाके इसको अध्ययन करते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब मार्केट कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन। इसके बारे में हम सब बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं, मार्केट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फंक्शन क्या होती है, सबके बारे में। ये ऑब्जेक्टिव में आती है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आती है, एक्सप्लोरेटरी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वर्सेटाइल होती है। और डिस्क्रिप्टिव क्या होती है, मार्केटेड बाय द प्रायर फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। इसको आप नोटिस करेंगे, ख्याल रखेंगे इसको। बहुत छोटे छोटे आपका जो बातों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बार जो पेपर आया है, और धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है पेपर, उसको वो इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है एनटीए के द्वारा कि ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत होगा। हर एक चीज़ को बहुत गहराई से, बहुत मीनिंगफुल से जो मतलब जो स्टडी करेंगे वो उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो आप इसको ख्याल रखें। एक्सप्लोरेटरी में क्या होती है, ऑफन द फ्रंट एंड ऑफ टोटल रिसर्च डिज़ाइन। इसमें क्या होती है, प्री प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। अनस्ट्रक्चर नहीं होता, ख्याल रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड होता है। इसके बाद मेथड में आती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हो गया। अब होगा ये मेथड के अकॉर्डिंग। मेथड में क्या होती है, क्या क्या, आप इसका नाम याद रखो, ये बहुत हेल्प करेगा। क्या क्या आपका हेल्प करता है एक्सप्लोरेटरी में, एक्सपर्ट सर्वे, ये क्या सी होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। पायलट सर्वे, पायलट मतलब क्या होती है, जब हम किसी छोटे जगह पे, किसी छोटे लेवल पे हम किसी शोध को पूरा करते हैं, देखने के लिए कि कितना ये सक्सेस है कि नहीं है। सेकेंडरी डेटा, और इसमें क्या होती है आपका सर्वे, पैनल, इन सबको हम देखते हैं इसमें। और क्वालिटेटिव को सपोर्ट करता है, और ये ऑब्जर्वेशन और दूसरे डेटा को सपोर्ट करता है। आज हम करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, इसमें गुणों का अध्ययन करता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि, और इसमें कोई नंबर्स नहीं होता। इसमें सपोज करो हम बोलते हैं कि कौन किसी सर्विस से कितना खुश है, कितना सेटिस्फाई है, ये जो गुण होती है उसके आधार पे करते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, कोई डिजिट नहीं होता। गुणात्मक शोध, जितने दर्शन के बारे में बात होती है गुणात्मक होती है। गुणात्मक क्या होती है, ओपन एंडेड होती है। इसका मतलब क्या है कि जिसको हम दे रहे हैं, अगर हमने किसी से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे तो उसका अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं होता। जो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो मैंने करेक्ट मान के रखा है वही करेक्ट होगा। जैसे आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते हो, आपको लगता है कि नहीं ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, लेकिन अगर उसने ऑप्शन सी दिया है, दोनों ही हो सकता है, लेकिन उन्होंने अगर बोला कि ऑप्शन सी करेक्ट है तो आपको सी ही मानने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया क्लोज्ड एंडेड हो गया। और ओपन एंडेड में क्या होती है, दोनों ओर से होती है। मतलब वो जो प्रश्न से जिससे पूछे जाते हैं उनको भी हक होता है कि वो अपने हिसाब से अपने व्यू को रख सकें। तो क्वालिटेटिव में क्या होती है, गुणात्मक में, क्वालिटेटिव रिसर्च अनलाइक क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स एंड नॉट द प्रोडक्ट, मतलब आउटकम। ये कोई डिजिट पे काम नहीं करता, ये हमारे गुणों पे काम करता है। इट कलेक्ट्स नॉन न्यूमेरिकल वर्बल डेटा, जैसे कि क्या क्या कलेक्ट करता है, वर्ड्स को, इमेज को। तो इसके डेटा क्या कैसा होता है, द डेटा सर्चेस वर्ड्स एंड इमेजेस फ्रॉम द सब्जेक्ट्स एंड डजंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्योंकि आप जैसे मीन मीडियन मोड निकालोगे तो क्या चाहिए होगा, आपको न्यूमेरिकल डेटा चाहिए होगा, तो वो नहीं चाहिए इसमें। इट स्टार्ट्स विथ ऑब्जर्वेशन and ends with the theoretical position. The aim is to study to determine the
क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब याद रखना कि इसमें हमारा थ्योरीज बनते हैं बहुत से, इसके जो शोध बहुत गहराई से होती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती है क्वालिटेटिव में। इंडक्टिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च डिस्कवर्स आइडियाज, मतलब जैसे आपका अगर कोई हाइपोथेसिस बनानी है, कोई नया कोई सिद्धांत बनानी है, तो ये आइडियाज को आपका निकालता है। यूज्ड इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विथ अ जनरल रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्चर टेंड्स टू एनालाइज देयर डेटा इंडक्टिवली। इसमें क्या होती है, सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होती है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें क्वालिटेटिव में, पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर क्या होता है उसका पैटर्न को हम डिसाइड करते हैं, फिर क्या होती है टेंटेटिव एक हाइपोथेसिस है। टेंटेटिव मतलब अस्थाई हमारा हाइपोथेसिस होती है। अगर हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया रिसर्च में तो हम मानेंगे कि ये सही है, अगर ये इनकरेक्ट हुआ तो हम बोलेंगे कि हमने जो हाइपोथेसिस माना था ये गलत है, इसलिए ये नहीं होता। तो इसलिए इसको कहते हैं टेंटेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं इसका मतलब ये अस्थाई। बाद में क्या होती है, अगर वो सही हो जाता है तो थ्योरी में कन्वर्ट होती है, इसीलिए क्या होती है इसको हम कहते हैं बॉटम टू टॉप, ऊपर नीचे से ऊपर आती है। पहले क्या होती है ऑब्जर्वेशन होती है। क्वालिटेटिव में क्या होती है, ये बॉटम से लेके ऊपर की तरफ आती है। पहले क्या करते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके पैटर्न को ढूंढते हैं, फिर उसके एक हाइपोथेसिस को हम जनरेट करते हैं, उसके बाद हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती है, एक एप्पल जो है ऊपर से नीचे गिरा, तो ये ऑब्जर्व किया ये एप्पल नीचे गिरा, अच्छा नीचे क्यों गिरा, फिर उसका पैटर्न देखा, क्या एप्पल एक बार एप्पल नीचे गिरा बार बार गिरती है, अरे हाँ बार बार तो गिरती है। फिर देखा कि अच्छा ये क्या सब चीज़ में होता है, हाँ सब चीज़ ऊपर से नीचे ही गिरती है। तो ये पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है। फिर एक हाइपोथेसिस बना। हाइपोथेसिस क्या था कि हर चीज़ अगर ऊपर से हम छोड़ देंगे तो नीचे गिरेगा, तो क्या हमेशा होता है अर्थ की तरफ नीचे गिरती है। फिर उसके ऊपर क्या किया गया है, शोध किया गया और ये पाया गया कि हाँ ये एक थ्योरी बना कि सारे ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के कारण नीचे की तरफ गिरती है। तो आपने समझा कि सबसे पहले क्या था ऑब्जर्वेशन, सेब नीचे गिरती है, उसके बाद क्या था पैटर्न, फिर क्या हुआ हाइपोथेसिस जनरेट हुआ, फिर वो थ्योरी में कन्वर्ट हुआ। अगर ये हाइपोथेसिस में ही अगर आपका सही नहीं होता तो फिर थ्योरी तक नहीं पहुंचता। इसलिए क्या होता है ये बॉटम से टॉप की ओर। यहाँ तक बात समझ में आई, क्योंकि आधे क्वेश्चंस का आपका लॉजिक यहीं से बनेगा। अगर कोई डाउट हो तो भी आप मैसेज करो, और समझ आए तो भी बता दो, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर होकर नहीं हुआ। आगे का बहुत से क्वेश्चन का बेस ये है, बॉटम से लेकर टॉप की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। गुणात्मक शोध, किसी को कोई डाउट हो मैसेज कर सकते हो या बोल सकते हो। इसको हिंदी में पढ़ेंगे, गुणात्मक अनुसंधान मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और ये क्वालिटेटिव। गुणात्मक अनुसंधान मात्रात्मक अनुसंधान के विपरीत होती है, उल्टा होती है, इससे संबंधित है, न कि क्या हमारा प्रोडक्ट आती है। क्योंकि जब हमने देखा हमने कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, उस समय हम थ्योरी पे नहीं काम कर रहे हैं, उसमें हम खाली उसके गुणों पे काम कर रहे हैं कि इसका क्वालिटी क्या है, चीज़ें ऊपर से नीचे गिरना। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, कोई संख्यात्मक मान नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में आई है, जी के वैल्यू जो 9.8 हम निकालते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बाद में आई है। पहले देखा गया क्या चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। दूसरा क्या है, यह जो लोग हिंदी में कर रहे हैं उनके लिए, ये विषयों से गैर संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है, गैर संख्यात्मक मौखिक डेटा। जैसे मैंने भी बोला ना कि चीज़ें कोई भी चीज़ को अगर आप फ्रीली छोड़ दोगे तो वो धरती की तरफ नीचे गिरती है। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, जैसे हमें मौखिक डेटा, जैसे मैंने आपको बताया शब्द से या किसी डायग्राम से, किसी फिगर से, इसके लिए हम किसी भी प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण का हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके गुणात्मक शोध का बहुत रोल होता है, खासकर आपका जो है
बिजनेस में या किसी तरह के आपका प्रेजेंटेशन में आप जब पीपीटी वगैरह इत्यादि बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक आपका चित्र से या शब्दों से ही आप उसको लोगों को अपने कार्य की तरफ आकर्षित करते हो। यहाँ तक कि जितना विज्ञापन होते हैं प्रोडक्ट आपका किसी भी प्रोडक्ट के, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो शब्दों से, जैसे किसी स्लोगन से, जैसे LIC का है कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, क्या है आपका शब्दों से। इसी तरह से आपका बहुत सारे क्या है आपका, जैसे हम बोलते हैं कि जब रेड क्रॉस है, ये क्या आपका जो हम इस तरह से बनाते हैं रेड क्रॉस इत्यादि, तो ये क्या है आपका इमेज से, एक आपका डायग्राम से या चित्र से। इसी तरह से ऐसे बहुत सी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। डेटा हमारे कैसा होता है, या तो शब्द होंगे या तो कोई डायग्राम होगा, चित्र होगा, इस तरह से इसका डेटा हमें प्राप्त होता है। यह अवलोकन से शुरू होता है और सैद्धांतिक स्थिति के साथ समाप्त होता है। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया था अभी आपको ऊपर के जो डेटा से, देखिए सबसे पहला क्या मिला आपको, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। क्या देखा हमने, सेव ऊपर से नीचे गिरती है। उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा इसमें, यह अवलोकन से शुरू होता है और सैद्धांतिक स्थिति के साथ समाप्त होती है। कैसे समाप्त हुआ, पहले हमने देखा कि कोई एप्पल नीचे गिरती है, कोई भी चीज़ नीचे गिरती है, ये ऑब्जर्वेशन किया हमने। उसके बाद देखा पैटर्न कैसे गिरती है। आप देखोगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप ऐसे नीचे की तरफ फेंकते हो तो इसका पाथ जो होता है, थोड़ी सी साइंस की होगा, ये पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक होती है ये। और अगर इसको और अगर हम मैथ की तरफ अगर लेके जाएंगे तो इसका पाथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है पैराबोलिक होती है। तो इसको हम कई तरह से हम इसको पैटर्न को हमने स्टडी किया कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे, ऐसा थ्रो करते हैं, वर्टिकली नीचे गिरते हैं तो स्ट्रेट आएगा। अगर हम इसको थ्रो करते हैं तो इसका पैटर्न क्या होती है, हमेशा पैराबोलिक होती है, क्योंकि इसका पाथ जो होता है वो लोकस क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो पूरी फिजिक्स और मैथ्स के टर्म है। तो अगर हम फिजिक्स मैथ्स में नहीं भी जाएंगे, मेरा कहने का मतलब यह है, पैटर्न मतलब क्या कि इनका जो लोकस निकाला गया एक विशेष तरह के रास्ते को फॉलो करता है, ये पैराबोलिक होती है। पैराबोलिक मतलब इस तरह होती है, जैसे आप किसी चीज़ को फेंकते हो, अगर ये आपका मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट है ऐसे और आप थ्रो करते हो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से अगर फेंकोगे, जैसे क्रिकेट का बॉल होता है, जब उसने बैट्समैन ने छक्का जो हमारा, तो ये रास्ते इस तरह घूम के आता है। ये जो होती है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c फंक्शन के लिए टर्म में, इसको ये पूरा मैथमेटिक्स है पूरा, इसमें हम इसको डिफाइन करते हैं और ये एक आपका पैराबोलिक रास्ते से फॉलो करता है। तो जितने भी चीज़ों को फेंकोगे ऊपर, सबके सब क्या पैराबोला ही होती है, अनलेस आप किसी चीज़ को वर्टिकली नीचे की तरफ फेंको तो, इसके अलावा। तो ये इसका क्या हुआ, पैटर्न हो गया। ऐसे ही अगर आप जैसे बड़े बड़े मिसाइल जो होती है, जैसे आपका इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, उसका पाथ क्या होती है, इलिप्स होती है, बहुत लंबा पाथ होती है। ऐसे आप देखते हो कि जितने भी प्लैनेट होती है वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, जो हम बचपन से पढ़े हुए हैं। इलिप्टिकल पाथ मतलब जैसे सन यहाँ पे है, इस जगह सन है और बाकी जितने प्लैनेट हैं ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ये क्या हो गया आपका, ये पैटर्न हो गया, ये सबके सब ऐसे ऐसे घूम रही है। इसको इलिप्स कहते हैं, इसको जो रास्ता होती है इसको इलिप्स कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला अगर पैथ देखेंगे तो ये होती है x² + a² प्लस y² / b² = 1। ये क्या हो गया आपका, एक पैटर्न हो गया। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, खाली पैटर्न क्या है इसको खाली समझाने के लिए बता रहा था। मैथ्स फिजिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते इसमें। इसके बाद क्या होगा, ये गुणात्मक उद्देश्य क्या होती है, गुणात्मक चर का हम निर्धारण करते हैं। सिद्धांत के साथ कैसे खत्म होती है, सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया चीज़ें नीचे गिरती है, फिर मैंने पैटर्न देखा कि पैटर्न क्या होती है, पैराबोलिक होती है। फिर एक हमें हाइपोथेसिस का हमने डेवलप किया, बाद में ये थ्योरी में कन्वर्ट हो गया और इस थ्योरी को हम सत्य मानते हैं। जैसे न्यूटन का लॉ बन गया एक थ्योरी की तरह, फिर ये सिद्धांत के में आपका कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुई, आपका अवलोकन से शुरू हुआ
और सैद्धांतिक में समाप्त हुआ। इसी बात को समझाना चाहते थे इस चार डायग्राम, इस चार स्टेप से। होप कि आपको क्लियर हुआ। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मैसेज करें प्लीज़, मैं मैसेज बॉक्स मेरा ओपन है, मैं देख सकता हूँ। फिर आता क्या, आगमनात्मक विश्लेषण। ये क्या करता है, गुणात्मक शोध उन विचारों की खोज करता है जिनका उपयोग एक सामान्य शोध उद्देश्य के साथ खोजपूर्ण अनुसंधान में हम करते हैं। शोधकर्ता अपने डेटा का विश्लेषण क्या करते हैं, आगमनात्मक रूप से कर सकते हैं। आगे जाके जब उनके डेटा मिल जाती है, जब उन्होंने गुणात्मक शोध कर लिया है, तो उनके आधार पे जैसे हमने बताया कि डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। रिसर्चर जो है वो डेटा को अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकता है। कुछ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल का आपको तुम याद करके रखना है ताकि आपको क्वेश्चंस करने में बहुत आसान हो जाएगा कि क्या क्या क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। क्वालिटेटिव शब्द ही होते हैं कि क्वालिटी यानी गुणधर्म, तो जो गुणों के आधार पे होता है, जिससे जैसे जितने भी आपका एडजेक्टिव वर्ड नॉर्मली होती है वो क्या होती है, ये क्वालिटेटिव में आती है। मतलब आप सामान्यतः ऐसा होती है। अब देखो ये क्या है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल है। हाउ डज सोशल मीडिया शेप बॉडी इमेज इन द टीनेजर्स। तो इसका कोई आपका कोई क्वांटिटी नहीं होगा, क्या होगा, ये क्वालिटी होगा। हाउ डू चिल्ड्रेन एंड एडल्ट इंटरप्रेट हेल्दी ईटिंग इन द यूके। यूके की जगह आप कोई भी कंट्री कर सकते हो। What factor influences employee retention in a large organization? How anxiety experienced around the world? इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इत्यादि के बारे में, इत्यादि बहुत समय हमने एग्जाम्पल हमने पिछले रिसर्च के शोध में हम बात कर चुके हैं। How can teachers integrate social issues into science curriculums? ये सारे जो है क्या एग्जाम्पल है आपका क्वालिटेटिव क्वेश्चंस के एग्जाम्पल है। इन प्रश्नों का आप याद रखेंगे, इससे बहुत हेल्प मिलेगा। गुणात्मक शोध प्रश्न क्या क्या होते हैं, क्या क्या हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल। किशोरों में सोशल मीडिया शरीर की छवि को कैसे आकार देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम रात भर अगर फेसबुक में रहेंगे तो हमारे क्या नींद खराब होंगे। जब नींद खराब होंगे तो क्या होगा, नींद से संबंधित सारे चीज़ हमारे शरीर का पूरा रहती है वो सब खराब होगा। जैसे हमारा जो मेटाबॉलिज्म भी इफेक्ट होगा तो हमारे शरीर पे अगर ठीक से डाइजेशन नहीं होगा तो मोटापा भी हो सकता है या दूसरे बीमारियां भी आ सकती है। और नींद पूरी नहीं होती है तो तनाव आ सकती है, अगले दिन चिड़चिड़ापन आ सकती है। हमारे जो दैनिक कार्य होता है हम काम से ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम काम करने जाएंगे, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑफिस हो गया, वहाँ जाकर हमें नींद आ जाएगा। तो ये सारे एक बार दो बार ठीक है, लेकिन बार बार होगा तो हमारे जो परफॉर्मेंस है, जैसे पढ़ाई हो गया या जॉब हो गया, इसमें इफेक्ट आएगा। ये सारे चीज़ों का इसमें आ जाता है। किशोरों में सोशल मीडिया से उसके कैसे आपका इफेक्ट पड़ता है। यूके की जगह आप अपने कोई भी जगह कर सकते हो। यूके में बच्चे और वयस्क स्वस्थ भोजन की व्याख्या कैसे करते हैं। बच्चे यहाँ भी यही है कि बच्चे किस तरह का खाना पसंद करते हैं या बड़े कैसे खाना पसंद करते हैं। और पसंद करने के अलावा अगर हम बैलेंस डाइट भी बोलेंगे तो बच्चों का अलग होता है, बड़ों का अलग होता है, इन सब के हिसाब से। या फिर काम के आधार पर होता है कि कौन किस तरह का काम करते हैं। जैसे अगर जो ब्रेन वर्क ज़्यादा करते हैं उनको एक तरह की डाइट चाहिए होता है। जो योग प्राणायाम ज़्यादा करते हैं, आप हठ योग प्रतिपिका और किरण संगीता और हठ योग के दूसरे ग्रंथों में देखेंगे, आप बताया गया है कि आपका पथ्य अपथ्य बताया गया है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें हर जगह बताया गया। आयुर्वेद में भी बताया गया है, नेचुरोपैथ में भी बताया गया है क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि एलोपैथ में भी यही कहते हैं, अगर कोई बीमार पड़ेगा डॉक्टर उसको ये सबसे पहले बोलेगा कि आप ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ। जैसे किसी को अगर यूरिक एसिड होगा तो उसको प्रोटीन से संबंधित खाना बंद कर देंगे डॉक्टर। तो बात वही होती है कि खाने को ही मतलब सबसे पहले हम चेंज करते हैं या उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। तो एक बड़े संगठन में कर्मचारी प्रतिधारण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये सब कारक का ही मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी जो बताया आपको, ये सब इसका फैक्टर्स ही होते हैं। दुनिया भर में चिंता का अनुभव कैसे करते हैं, किस तरह से लोग सोचते हैं। इसके बाद शिक्षक सामाजिक मुद्दों को
विज्ञान के पाठ्यक्रम में कैसे समाहित कर सकते हैं कि जो हमारी जो सोशल इश्यू होती है उसको हम साइंस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। ये सब क्या है, आपका गुणात्मक प्रश्न का उदाहरण है। जितना आप इसको समझोगे, याद रखोगे, क्वेश्चंस करने में उतनी ही आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीप वर्ड से पूछे जाते हैं, एकदम अंदर से, कि जिस बच्चे ने काफ़ी अच्छे से हर वर्ड को समझा वही आंसर कर पाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बना रहे हैं इस समय। क्वालिटेटिव रिसर्च, अप्रोचेस टू qualitative research. Qualitative research is used to understand how people experience the world. ये अब क्वालिटेटिव रिसर्च के गुण होती है। क्या करता है क्वालिटेटिव रिसर्च? While there are many approaches to qualitative research, they tend to be flexible and focus on retaining rich meaning when interpreting data. कॉमन अप्रोचेस इंक्लूड ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई फील्ड जिसमें कोई काम हुआ ही नहीं है, उसमें कोई थ्योरी जब हम डेवलप करते हैं, नया थ्योरी, उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। ऐसा कोई नया फील्ड जिसमें कोई काम पहले कोई थ्योरी नहीं था, जब हम नया थ्योरी के साथ हम डेवलप करते हैं, उसके लिए जब हम सिद्धांत बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। एथनोग्राफी मतलब होती है, एथनोग्राफी में हम अपने कल्चरल वैल्यूज को हम स्टडी करते हैं, हम उस पर अध्ययन करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जितना मोरल वैल्यूज के ऊपर जो जैसे कहता है यम नियम, डिसिप्लिन इत्यादि, ये सारे हम इसमें देखेंगे कि अगर ये हम वायलेशन करते हैं तो समाज के कैसे इफेक्ट पड़ता है। और आप देखोगे, अगर बहुत गहराई से सोचोगे, जितनी समस्याएं होती है, यम नियम को जानना बड़ी बात नहीं होती है। लोग यम नियम बिना जाने भी अगर उसको फॉलो करते हैं तो जीवन में अपने आप चेंजेस आती है, वरना खाली हम जान लेंगे तो जानने के बाद कुछ भी नहीं होता। जानने के बाद तो खैर हम खाली जान लिए क्या होता है, उसका जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने जीवन में या सबके जीवन में, तब उसका फायदा होती है। ये सब जो हमारे हम जो इसको स्टडी करते हैं वो होती है एथनोग्राफी। फिर आती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च हम जैसे क्लास में अगर कोई बच्चा कुछ अगर ऐसा कुछ कर रहा है कि क्लास अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो टीचर उस पर तुरंत आपका उसको सही करने के लिए जो शोध करेगा कि कैसे सही करे, वो आपका एक्शन लेते हैं। वो एक्शन उसको कहते हैं हम एक्शन रिसर्च कहते हैं इसको। फिनोमेनोलॉजी रिसर्च, कोई घटना घट रही है उसके ऊपर जो हम शोध करते हैं। और फिर नैरेटिव रिसर्च। तो हम while there are many approaches to qualitative research, they tend to be flexible and focus on retaining rich meaning when the interpreting data. अगले बार हम क्या देखेंगे, कॉमन अप्रोचेस इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है। इसको जितना इस पार्ट को आप पूरा लिख ले कॉपी में, अगर आप वीडियो में देख रहे हो तो उसको पॉज करके फिर आप लिख लो इसको, या साथ साथ लिख लो। कॉमन अप्रोचेस इंक्लूड ग्राउंडेड थ्योरी, समझा दिया क्या होती है ग्राउंडेड थ्योरी। एथनोग्राफी एक्सप्लेन कर दिया। एक्शन रिसर्च, फेनोमेनोलॉजी रिसर्च एंड नैरेटिव रिसर्च। दे शेयर some similarities but emphasize different aims and perspectives. गुणात्मक अनुसंधान के दृष्टिकोण, जो लोग हिंदी में करना चाहें। गुणात्मक शोध का उपयोग हम यह समझने के लिए किया जाता है कि लोग दुनिया को कैसे अनुभव करते हैं। ये सारे दुनिया का अनुभव करने के ही है। आप देखोगे अक्सर लोग बोलते हैं मैं जो सच होता है मैं उसी को करता हूँ या उसी को कहता हूँ। ये सच, सही, गलत, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका एथनोग्राफी का ही पार्ट होता है, जहाँ पे आपको नैतिकता सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें जितना उसमें आपका यम नियम के सारे पार्ट आते हैं। सब चीज़ों पे आपका हम इसी को बोलते हैं। एथनोग्राफी का हिंदी होती है नृवंश विज्ञान, ये होती है एथनोग्राफी। तो गुणात्मक शोध का उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि लोग दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान के लिए कई दृष्टिकोण है, वे फ्लेक्सिबल यानी लचीले होते हैं और डेटा की व्याख्या करते समय
समृद्ध अर्थ बनाए रखते हैं, उसका मीनिंग को चेंज नहीं करते, पर ध्यान केंद्रित कर उसका फोकस पूरा करते हैं, ध्यान को पूरा केंद्रित करते हैं। थर्ड में क्या आता है, सामान्य दृष्टिकोण में आधारभूत सिद्धांत, एथनोग्राफी या इसको नृवंश विज्ञान हिंदी में अगर करना चाहिए होती है, क्रिया अनुसंधान, एक्शन रिसर्च जिसको हम कहते हैं, घटना संबंधी अनुसंधान और कथा अनुसंधान शामिल होता है। कुछ समानताएं होती है लेकिन अलग अलग उद्देश्य और दृष्टिकोण पर भी ये जोर देता है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था ऊपर। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा कैन टेक द, कैसे किस फॉर्म में होती है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप मान लो कि दो आपका अम्ब्रेला है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इसी के अंदर सारे रिसर्च जो होती है, एक बड़ा सा अम्ब्रेला मान लो और इसी के अंदर बाकी छोटे छोटे, जैसे कि लोग मतलब एक शेल्टर लेकर खड़े होते बारिश के समय, वैसा ही है। ये क्वालिटेटिव में जाएगा, क्वांटिटेटिव में जाएगा, फिर उसके ऊपर बहुत से सब पार्ट होंगे। तो आप इसको अच्छे से समझो कि आप डेटा को कैसे अलग अलग इंटरप्रेट करोगे। क्वालिटेटिव डेटा कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में एंड ऑडियो के फॉर्म में। आप जितना ऑडियो वीडियो फोटो देखते हो, जो मूवी देखते हो, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी वर्किंग विद द इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होती है आपका, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, सर्वे, रेस्पॉन्सेस, फील्ड नोट्स और रिकॉर्डिंग फ्रॉम नेचुरल सेटिंग, रिकॉर्डिंग फ्रॉम नेचुरल सेटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब चीजें आपका किसका हिस्सा है, क्वालिटेटिव का हिस्सा है। आप जब भी आपका इंटरव्यू होता है, इसमें एक होती है स्ट्रक्चर, एक होती है आपका अनस्ट्रक्चर। याद रखना, थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ अच्छे से, क्योंकि ये कई बार पूछे भी जाते हैं और इस समय बहुत लगता है कि कौन सा सही होगा। स्ट्रक्चर वो होती है जिसका आंसर पहले से पता होता है और जितने लोग देंगे वही चीज पूछे जाएंगे। जैसे कि गूगल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस अगर आप डाल दोगे, अगर 10 लोग भी उस फॉर्म को फिल करेंगे, एक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे, तो ये क्या हो जाती है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर्ड हो गया। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यूअर ने आप किससे क्या क्वेश्चन पूछेगा ये कोई नहीं जानता, उनको खुद भी नहीं पता होता, उनको जो सही लगता है कि जिससे किससे पूछना चाहिए वो पूछ लेंगे। ये होती है अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में अगर उनको 4 क्वेश्चन पूछने होंगे तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये स्ट्रक्चर नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में आपने कुछ आंसर दिया, तो अक्सर ऐसा होता है कि उसी आंसर से एक नया क्वेश्चन बना लेते हैं वो। जैसे आपने बोला कि यहाँ अगर उनसे आपसे पूछा जाए कि अष्टांग योग क्या होता है, आपने अष्टांग योग को बोल दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आपके इस आंसर से एक नया क्वेश्चन बोल देंगे, अच्छा बताइए प्रत्याहार क्या होता है। तो फिर आप बोलोगे कि प्रत्याहार का अर्थ क्या होती है। तो इसके बाद उस प्रत्याहार के भी कई मीनिंग होते हैं, तो उसको पूछेंगे। तो उसके बाद आपको फिर ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए कि किस बुक में प्रत्याहार को बहिरंग बताया गया है, किस बुक में अंतरंग बताया गया है। आप लोग योग के छात्र हो, आप जानते हो या इसको पढ़ोगे आगे। तो ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन उस पे आपका निकल आती है। ये क्या हुआ आपका, ये होती है अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे वो सबके लिए सेम तरह के होंगे, वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे। तो इसी को हम बता, इसमें आपको ख्याल रखनी है कि रिकॉर्डिंग हो गया, नेचुरल सेटिंग्स हो गया, सर्वे हो गया, फील्ड नोट्स। जैसे आप अगर एमबीए करते हो ऐसा कुछ, या कोई ऐसा कुछ आपका वर्क करते हो, तो आप फील्ड में जाते हो, उसमें कुछ फील्ड नोट्स इकट्ठा करते हो, तो ये सब क्या आपका क्वालिटेटिव में आता है। इंटरव्यू हो गया, सर्वे हो गया, ये सब क्या आपका क्वालिटेटिव में आता है। मोस्ट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस शेयर द सेम 5 स्टेप। पहला क्या होता है आपका, प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज योर डेटा। दिस में मीन ट्रांसक्रिबिंग इंटरव्यू और टाइपिंग ऑफ, आप टाइप पूरा कर लेते हो, फील्ड नोट्स जो भी आपको फील्ड आपको वहाँ पे जिस तरह के काम करने होंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या करेंगे, रिव्यू एंड एक्सप्लोर योर डेटा।
एग्जामिन द डेटा फॉर पैटर्न्स और रिपीटेड आइडियाज दैट इमर्जेस। इसको आप ख्याल रखोगे। थर्ड क्या है आपका, डेवलप अ डेटा कोडिंग सिस्टम बेस्ड ऑन योर इनिशियल आइडियाज। जो भी आपके जो आइडियाज होती है, establish a set of code that can apply to categorize your data। ये हम करते भी है। गुणात्मक डेटा विश्लेषण। गुणात्मक डेटा टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और ऑडियो का रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए ये हो सकता है कि आप साक्षात्कार, प्रतिलेखों, सर्वेक्षण, प्रतिसाद, फील्ड टिप्पणियां या फील्ड वर्क या प्राकृतिक सेटिंग्स की रिकॉर्डिंग के साथ काम कर रहे हो। जो लोग इंग्लिश में थोड़ा सा कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में करें, हिंदी में जो करना चाहे वो हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा आसान होती है। अधिकांश प्रकार के गुणात्मक डेटा विश्लेषण समान 5 चरण को आपका शेयर करता है, साझा करता है। पहला क्या है, अपना डेटा तैयार करें और इसको ऑर्गेनाइज करें, यानी व्यवस्थित करें। इसका मतलब हो सकता है कि इंटरव्यू को ट्रांसक्राइब करना या फील्ड नोट इत्यादि लिखना। आप जानते भी है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो इस समय बहुत सारी चीज़ ऐसे करते हो। अपने डेटा की समीक्षा करें और एक्सप्लोर करें कि हमने जो किया वो सही है या इसमें और एक्सप्लोर हो सकता है। पैटर्न या बार बार उभरने वाले विचारों के लिए डेटा की जांच करेंगे, डेटा सही है कि नहीं है। डेटा कोडिंग सिस्टम हम डेवलप करते हैं। अपने शुरुआती विचारों के आधार पर कोड का एक सेट हम डेवलप करते हैं, जिसमें अपने डाटा को क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। फिर क्या करते हैं हम, असाइन कोड्स टू द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, in qualitative survey analysis, this may mean going through each participant's response and tagging them with codes in a spreadsheet। ये आपको ज़्यादा आसान कर देगा, आप भूलोगे नहीं चीज़ों को अगर आप इस तरह से डेटा को रखोगे तो। As you go through your data, you can create new codes to add to your system अगर इसका ज़रूरत हुआ तो, अगर ज़्यादा हो गया तो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने ABCDEF अगर ऐसे 6 अगर पॉलिटिकल पार्टियां हैं और सबके आपका मैनिफेस्टो है, उसके आधार पे बहुत से ब्रांच हो गई है कि क्या उसके कई सब पार्ट है, और आपने लोगों से पूछा कि कौन क्या पसंद करता है। इतने लोगों का डेटा आपको कैसे आपको याद करना रखना तो मुश्किल होगा। उस समय अगर आप ऐसे कोड कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा फिर उसको डेटा को एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालने में। आप देखे होंगे कि इस समय हाल ही में बताया जा रहा है कि अगर इस समय इलेक्शन होगा तो कौन पार्टी कितने आपका कहाँ पे जीत सकती है। टीवी में दिखा रहा है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए कहाँ पे क्या हो सकता है। तो ये सब क्या है, आपका इस तरह के डेटा को लेकर के एनालिसिस करते हैं, कोडिंग करते हैं, फिर उसको हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स, लिंक कोड्स टुगेदर इनटू कोहेसिव ओवररीचिंग them, and there are several specific approaches to analyzing qualitative data। बहुत से होती है। Although these methods share similar process, they emphasize different concept। डेटा का कोड को हम असाइन करते हैं। इसके लिए गुणात्मक विश्लेषण में इसका अर्थ क्या हो सकता है कि प्रत्येक प्रतिभागी की जो प्रतिक्रियाओं को पढ़ना, कि अगर मैंने 5 मान लीजिए हमें अगर पॉलिटिकल पार्टी है, उनके मैनिफेस्टो में कुछ उनके वादे हैं कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उनके वादों को कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं अपने लिए, और उनके जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके वादों के हिसाब से लोगों से पूछा गया कि आप क्या पसंद करते हो। तो फिर उनका रिएक्शंस को वो समझते हैं और उसको एक स्प्रेडशीट में कोड के रूप में लेते हैं। जैसे किसी ने बोला कि अच्छा ओके के लिए जो पसंद करने को मान लीजिए किसी ने टिक कर दिया, ना पसंद अगर करते हैं तो इसको क्रॉस कर दिया, तो ये कोड हो गया। अगर मान लीजिए कि चलो हम कह नहीं सकते, पसंद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमने कोड बना दिया कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंफ्यूज्ड है कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
इस तरह से हम सिम्बोलाइज के रूप में हम उनके डेटा को कोड कर सकते हैं। बाद में उसको हम जब इसका स्टैटिस्टिकली हम विश्लेषण करेंगे सांख्यिकी के साथ, तो हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जैसे ही आप अपने डेटा के माध्यम से जाते हैं, यदि आवश्यक हो तो आप अपने सिस्टम में जोड़ने के लिए नया कोड भी बना सकते हैं कि मुझे क्रॉस नहीं लगानी है, मुझे मान लीजिए कि मुझे एक हैप्पीनेस की साइन लेनी है कि जो लोग एक्सेप्ट, मतलब किसी चीज़ का, अगर किसी ने बोला कि अगर सत्ता में आया तो सबको जो है हर घर को मैं 1000 लीटर पानी रोज दूंगा, अगर ऐसा कोई बोलता है तो, या अगर मैं सत्ता में आया तो बच्चों की पढ़ाई पूरा फ्री कर दूंगा, ऐसा कोई बोलता है। अगर ये बात सबको पसंद आती है, आप या तो उसके आपने कॉलम बना दिया, जिसको पसंद आता है उसके लिए आपने राइट कर दिया, या फिर आप अपना कोड बना सकते हो कि इसमें एक स्माइली लगा दिया कि वो उनको पसंद करता है, तो आपने एक स्माइली का साइन लगा दिया, ऐसा कुछ और कोड कर दिया जो आपके लिए आसान होता हो। आवर्ती विषयों की पहचान करते हैं। कोर्स को एक साथ जोड़ने वाले व्यापक विषयों में हम लिंक करते हैं। गुणात्मक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कई तरह के अलग अलग तरह के दृष्टिकोण यानी प्रोसेस मेथड्स होती है। यद्यपि ये विधियाँ प्रक्रियाओं को साझा करती है, वह विभिन्न कॉन्सेप्ट पर जोर देती है। आप देखोगे कि गुणात्मक डेटा को एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चनर बनती है, और उसके मेथड आपको नेट पर भी मिलेगा, और कई आपका सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है जिसके ज़रिए हम इसको एनालिसिस करते हैं। यह आपको जो हमने बताया अभी टेक्सचुअल के रूप में एनालिसिस होती है, ये सारा उसी का डिटेल है जो अभी हमने बात किया था। एडवांटेज क्या होती है? एक तो एडवांटेज ये होती है कि ये हमें थ्योरीज बनाने में बहुत हेल्प करती है। नया कॉन्सेप्ट को आपका क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन ट्राइज टू प्रेजेंट द वॉइस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट एंड कैन बी एडजस्टेड एज ए न्यू रिसर्च क्वेश्चन अराइज। बहुत बड़ी फायदा होता है जब हमने ये देखा, हम शोध करते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते, हमने बोला लोगों के बीच जा करके, अच्छा आप बताइए कि आप क्या चाहते हो, आपकी समस्या क्या है, आप क्या चाहते हो कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपके लिए क्या काम करे, क्या क्या चाहते हो। तो वो भी एक शोध होती है जिसके ज़रिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको हेल्प मिलती है कि मुद्दा क्या बनाएं, क्योंकि जिससे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जिसका दो लोग डिमांड करेंगे, उसी के बेस पे अगर मुद्दा बनाएंगे तो ये भी एक हेल्पफुल होती है कि लोगों तो कनेक्ट करने के लिए। तो ये क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च ऑफन ट्राइज टू प्रिजर्व द वॉइस एंड पर्सपेक्टिव और पार्टिसिपेंट्स एंड कैन बी एडजस्टेड एज न्यू रिसर्च क्वेश्चन। वो क्वेश्चन को एराइज करते हैं कि आप ही बताओ कि क्या क्वेश्चन होना चाहिए, कि क्या आपके लिए करना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च इज गुड फॉर फ्लेक्सिबल, वो कोई बहुत मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे मान लीजिए कि इतिहास का क्वेश्चन में अगर इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। अगर ऑप्शन बी सही माना है क्वेश्चन करने वाले ने, तो आपको बी दोगे तभी आपको सही माना जाएगा, सभी आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपको थियोरेटिकली लिखनी होती है तो आप अपने हिसाब से आप स्वतंत्र हो अपने बातों को रखने के लिए। तो एग्जैक्टली उस वर्ड को आप नहीं भी लिखते हो जो वो सुनना चाहते हैं, तब भी अगर अपने मीनिंग को अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाती है। तो इस तरह से आप देखते हैं इसमें क्या होती है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी होती है। द डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस प्रोसेस कैन बी अडेप्टेड न्यू आइडियाज और पैटर्न इमर्जेस, जिसका हम अभी बात कर रहे थे। अब इससे क्या होता है, मान लीजिए कॉमन लाइफ एग्जांपल में कि लोगों से पूछा गया कि इस समय इलेक्शन आ रही है, जब इलेक्शन के समय अगर पूछे जाते हैं कि इस समय बताओ कि आप चाहते क्या हो, तो लोग अगर उस समय ये बोलते हैं कि मेरे मेजर समस्या है, तो 70% 80% लोग जिस समस्या का तरफ हाईलाइट करते हैं, अगर ये क्वेश्चन उनसे नहीं पूछा गया होता
तो शायद ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सबको पता ही हो, उस तरफ ध्यान जाए ही जो एक्चुअल लोगों की समस्या है। तो जब ये सामने आ जाता है तो अपने मैनिफेस्टो में अपने अपने मतलब मुद्दे को इकट्ठा करने में वो इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं ताकि जनता से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। तो ये सब भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सेम तरह से कोई मान लीजिए कि जैसे मोबाइल कंपनियां हैं या कोई भी बिजनेस जो हम मार्केट में उतरने से पहले वो इस तरह के शोध कराती है, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप। तो शोध के आधार पे उस डेटा को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नेट पे भी आप देखते हो कि किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा आप सर्च करते हो। जिस पे आप सबसे ज़्यादा सर्च करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आइडिया लगती है कि यूज़र नॉर्मली चाहता क्या है। अगर वो चीज़ मार्केट में नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग वर्क की जाती है। तो दे आर नॉट रिजिडली डिसाइडेड बिफोर एंड, बहुत टफ नहीं होता। अगर हमने देखा कि अच्छा यूज़र को ये भी चाहिए कि ये फीचर चाहिए तो रिजिड नहीं है कि हम नहीं देंगे। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है कि इंटरनल मेमोरी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फ़ोन फास्ट होना चाहिए, बैटरी बैकअप बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा लोगों का डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग फीचर्स को चेंज करते हैं। तो ये आपका फ्लेक्सिबल हो गया। गुणात्मक अनुसंधान के लाभ हिंदी में देखेंगे। गुणात्मक शोध अक्सर प्रतिभागियों की आवाज़ और परिप्रेक्ष्य को संरक्षित करने का प्रयास करता है और नए शोध प्रश्न उठने पर इसे समायोजित किया जा सकता है। गुणात्मक शोध इसके लिए अच्छा है कि लचीलापन होता है, यह फ्लेक्सिबल होता है। डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रिया को नए विचारों या पैटर्न्स के उभरने के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है। वे पहले से बहुत टफ नहीं होता, मतलब आपका हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, ये सख्ती से तय नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। नेचुरल सेटिंग्स। डेटा कलेक्शन ऑकर्स इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट और इन नेचुरलिस्टिक वे। ये आप याद रखना। मीनिंग ऑफ इनसाइट्स। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभव, उनके फीलिंग्स एंड परसेप्शंस कैन बी यूज्ड इन डिजाइनिंग, टेस्टिंग और इम्प्रूविंग सिस्टम्स और प्रोडक्ट। आप देखो अगर क्वालिटेटिव रिसर्च ना हो तो हम इतने सारे जो हमारे सामने जो मार्केट में जो प्रोडक्ट आती है उसमें गुणवत्ता इतना आ ही नहीं पाएगा। बहुत इन डेप्थ होता है, बहुत गहराई से इसकी शोध होती है। जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, क्रिएट करता नया आइडिया। ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेस, जैसे नया आइडिया क्या था, पहले तो ये बात था कि हम बात कर सके, एक फ़ोन हो जाए, पहले टेलीफोन आया, उसके बाद आगे बढ़ा कि चलो ऐसा कोई फ़ोन हो जिसमें हमें वायर लगाने की ज़रूरत न हो, खाली एक हमें मतलब पॉकेट में रहे और कहीं कहीं पे कोई तार ना रहे। वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब रिलायंस ने सबसे पहले लाया था। लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी, जिसके पास होता था बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आया चलो ये तो हो गया, इसका अगर रंगीन भी आ जाए मूवी की तरह, तो कलर फोन आने लगा। तो जब कलर फोन आया वो सर करीब शायद मेरे ख्याल से 2006-7 के समय था, जब कलर फोन बहुत बड़ी बात होती थी किसी के पास अगर हो तो। फिर कलर फोन आ गया, चलो ठीक है, अब अगर फ़ोन में अगर इंटरनेट हो सकता है क्या, क्योंकि फ़ोन में पहले बात ही होती थी, इंटरनेट के बाद ज़्यादा कोई बात था नहीं। उसके बाद वो आया। उसके बाद क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना मतलब नॉर्मल फ़ोन किए हुए आपका सैटेलाइट फ़ोन का ऐसा नॉर्मल फ़ोन जैसे एप्लीकेशन में कोई हो सकता है, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल हो गया, दूसरा कॉल हो गया। ये बड़ी बात थी, बहुत उस समय बहुत अचंभे की बात थी कि अरे व्हाट्सएप कॉल में पैसा भी नहीं लगता और ये कॉल भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाए, उसमें एक नई चीज़ थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि नए नए आइडियाज़ आते गए, उसमें जुड़ता गया और उस पर वर्क होता गया। आप देखोगे जब भी कोई जैसे व्हाट्सएप का भी कोई नया चीज़ आती है तो उसमें लिखा है बीटा वर्जन, मतलब वो क्या है, वो कोशिश ट्रायल पर चल रहा है अभी। आप देखोगे जब मेट्रो का लाइन कहीं बन जाता है ना, तो एक लंबे समय तक, शायद 2 महीने या ऐसे समय तक कोई पैसेंजर नहीं होता, खाली मेट्रो चलता रहता है।
वो डेटा इकट्ठा करते कुछ फॉल्ट तो नहीं है, कुछ एक्सीडेंट होने का कोई कुछ खतरा तो नहीं है, पहले पैसेंजर को पहले तुरंत वो मतलब अलाउ नहीं करते। ये सब भी हमारा क्या है, अगर कोई भी, क्योंकि हमने कैलकुलेशन के हिसाब से तो बना दिया पूरा, लेकिन हकीकत में क्या है, ऐसा कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है, वो ट्रायल करते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक रिसर्च का हिस्सा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं ब्रेक लगाने में, कहीं आप ऐसे गेट खोलने में, या कुछ कहीं किसी और तरह की कोई टेक्निकल दिक्कत कुछ तो ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा है। वो सब जब ओके हो जाता है तब जाके हम पैसेंजर के लिए खोलते हैं। सेम तरह से हर जगह पे होती है। तो जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, आपकी ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, चीज़ों को समझने में, याद रखने में और कनेक्ट करने में बहुत मदद होगा। क्योंकि खाली अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उतना समझ नहीं आती कि बोलना क्या चाहते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हो, आप मैसेज में आप डाल सकते हो येस नो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा सारा। तो ओपन एंडेड रिस्पॉन्स मीन्स दैट रिसर्चर कैन uncover novel problems or opportunity that they wouldn't have thought of otherwise। अगर वो नहीं होता तो शायद सोचते ही नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, इसको आप याद रखोगे। प्राकृतिक सेटिंग हिंदी में देखेंगे, डेटा संग्रह वास्तविक दुनिया के संदर्भों में या प्राकृतिक तरीकों से होता है। सार्थक अंतर्दृष्टि सिस्टम या उत्पादों के डिज़ाइन, परीक्षण या सुधार में लोगों के अनुभवों, भावनाओं और धारणाओं के विस्तृत विवरण का उपयोग किया जा सकता है। और क्या होता है, नए आइडियाज़, नए विचार की उत्पत्ति। अच्छा, एक बात याद रखना, जब भी कोई थ्योरी डेवलप करते हैं वो क्वालिटेटिव में होता है, और इसको प्रूफ जो करते हैं, प्रूफ करते समय हम क्वांटिटेटिव में करते हैं, उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा से हम रिसर्च में हम लाते हैं। नए विचार की उत्पत्ति, ओपन एंडेड प्रतिक्रियाओं का मतलब होता है कि शोधकर्ता उन उपन्यास मतलब जो आपका थियोरेटिकल होती है, समस्याओं या अवसरों का उजागर कर सकते हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले नहीं सोचा होगा। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि उत्तरदाता के पास यह ऑप्शन होता है कि वो अपनी राय रख सकता है। क्लोज एंडेड में अपनी राय नहीं रख सकता। जैसे कि जब हम गूगल फॉर्म से कोई सवाल होता है तो वो क्लोज एंडेड होता है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एमसीक्यूज होती है वो क्लोज एंडेड होती है, और जो आप थियोरेटिकल लिख के आंसर देते हो पूरा अपने वर्ड में, वो ओपन एंडेड होती है। डिसएडवांटेज, हर एक की तरह इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। डिसएडवांटेज ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च, researchers must consider practical and theoretical limitation in analyzing and interpreting their data. Qualitative research suffers from, जो शोधकर्ता होंगे उनके एनालिसिस जब करेंगे तो डेटा को इंटरप्रेट करने पे बहुत ध्यान देना होता है। किसी ने एक बात कहा कि अगर किससे पूछा गया कि आप बताओ कि क्या आप ये पसंद करते हो कि सबको फ्री शिक्षा दिया जाए, तो उसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम पसंद करते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, फ्री में अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत क्या होती है कि जब कुछ चीज़ के लिए हमें पे करने पड़ते हैं तब उसको हमारे पास उसका वैल्यू होता है, हम बहुत ध्यान से उसको हम मतलब सुनते हैं या पढ़ाई करते हैं, या उसको ध्यान से उसमें हम अपने आप को बहुत एंगेज करते हैं। और अगर फ्री में होता है तो कैजुअल हो जाते हैं, हम एंगेज नहीं करते, इसलिए फ्री नहीं होना चाहिए। किसी का ये सोच हो सकता है, और किसी का हो सकता है कि नहीं अच्छी बात है, जिन लोगों के पास गरीब लोग होंगे उनके लिए बेनिफिशियल है। ये किस एंगल से बताया गया है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शोधकर्ता उनके दृष्टिकोण का नहीं, उनका बातों को अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि किस तरह से बोल रहे हैं, तो वो शोध क्या होगा, उसमें एरर आ सकती है। तो उनका कहना क्या था कि क्यों बता रहे थे कि जिसने आप जब डिबेट होता है तो डिबेट में ये सब चीज़ें, जो आपका कंस्ट्रक्टिव जब डिबेट होती है तो आपका लॉजिक पूछी जाती है कि आप अगर विरोध में बोल रहे हो तो क्यों,
तो अगर वो विरोध में बोलता है कि नहीं फ्री में नई चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो उसका ये एक एंगल हो सकता है कि अगर हम फ्री में देंगे तो एक तो लोग उसमें ज़्यादा ध्यान का मतलब हमेशा सबको ही नहीं, कुछ लोगों का ध्यान ऐसा लगता है कि फ्री है चलो उतने ज़्यादा वो नहीं करते, सब लोग नहीं करते, कुछ लोग ऐसा हो सकता है। और अगर सब चीज़ अगर फ्री में दिया जाएगा तो देश का आपका जो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और ये फ्री की आदत में अब कई देश में ऐसा हुआ, इसका पहले भी हुई है कि कई मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं होती, आपका जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। तो क्या हर चीज़ हमें अगर जैसे एजुकेशन हो गया सब कुछ हो गया, लेकिन ये भी है कि फ्री किनको देना चाहिए जिनका एक लिमिटेड इनकम से कम इनकम है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको पूरा फ्री देने चाहिए। फिर आपका पूरा इसमें आपका पूरा ग्रुप के बारे में चर्चा होगी, डेटा आएगा कि किस लेवल के लोगों तक हमें कितना फ्री देना चाहिए, क्या पूरा फ्री देना चाहिए या आंशिक रूप से फ्री देना चाहिए। उसी के आधार पर आप देखते भी हो कि किसी किसी स्कूल में फी जो होता है आपका जो फीस जो होती है पूरा माफ़ हो जाती है या आधा माफ़ होती है, इस तरह का आपका अलग अलग चीज़ें होती है। तो ये जब कोई रिसर्चर इन डेटा को लेके एनालिसिस करता है तो उसका इंटरप्रिटेशन मतलब वो जो जिससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे उनका बोलने का उसको उस बात का आधार क्या था, उनका सोच क्या था, उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो रिलायबल नहीं हो पाएगा। होप कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए पहले बात आती है कि रिलायबिलिटी का होने के लिए जिस एंगल से डेटा को आपका कलेक्ट किया गया था, जिस आधार पर जिस दृष्टिकोण से, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। द रियल वर्ल्ड सेटिंग ऑफन मेक्स क्वालिटेटिव रिसर्च अनरिलायबल बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स दैट अफेक्ट डेटा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम इसको अलग अलग देखते हैं। अगर जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में कुछ विलेन भी होता है और एक आपका नायक होता है, तो उसमें ये भी देखते हैं कि शुरू में बीच में विलेन का बहुत मतलब उसके पास जैसे रावण हो गया मान लीजिए, उसके पास बहुत से आपका सुविधाएं होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, आपका दुनिया उसको मानती है, सब कुछ होती है। लेकिन उसका लेसन क्या होता है कि अगर कोई गलत करेगा तो अंत हमेशा बहुत मतलब उसका दुखदाई होता है। अब इस जगह से अगर कोई शोध करता है तो किस हिस्से को लेता है वो, इसका मोरल क्या है कि कभी भी जो हमेशा में सत्य का साथ देना चाहिए। अगर असत्य का कोई साथ देगा तो अंत उसका अच्छा नहीं होता, अंत उसका अपने हर अगर कुछ गलत कुछ करता है तो उसको किए की सजा मिलती है। तो ये आपका मेन आपका उद्देश्य था। अगर जब हम इसको किसी भी जिसको हम देखते हैं, किसी कहानी को देखते हैं, किसी मूवी को देखते हैं या किसी हम ऐसे मोरल आप वैल्यूज़ को मोरल सीरियल को या ऐसा कुछ हम जिसको हमें जो लेसन सिखाते हैं, मोरल वैल्यूज से सिखाते हैं, उसको जब हम देखते हैं। लेकिन अगर कोई उससे अगर बीच का हिस्सा ले लेगा और कोई देखेगा कि नहीं इस तरह से आपका जो बैड थिंग्स को अगर ले लेगा, उससे अगर इंस्पायर होगा, तो क्या हुआ, ये अनरिलायबल हो गया। ये उसने क्या किया, डेटा को सही से है तो ये पूरा क्वालिटेटिव, लेकिन इंटरप्रेट नहीं कर पाया। इंटरप्रिटेशन क्या था कि बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा भुगतना होता है, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छा करना चाहिए। ये इस जैसे कि जितने भी जगह हमें देखते हैं, हर मूवी में अंत में ये होती है कि जो गलत होता है उसको सज़ा मिलती है और जो अच्छे होते हैं उनको पुरस्कार मिलती है। तो ये हमें मोरल वैल्यू ये है। लेकिन अगर हम इसको इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो गलत हो जाएगा। इसी को कहा गया कि जब हम डेटा को इकट्ठा करते हैं तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, रिलायबल नहीं हो पाएगी। द रियल वर्ल्ड सेटिंग ऑफन मेक्स क्वालिटेटिव रिसर्च अनरिलायबल बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स। एक एग्जांपल देता हूँ और जैसे आपको देखोगे कि कई सारे बिजनेस ऐसे होती है जो सही तरह से एनालिसिस न कर पाने के कारण बनने के बाद आपका लॉस में जाती है। जैसे आप देखोगे कि जो रिलायंस ने बनाया था आपका एयरपोर्ट मेट्रो, वो लॉस में जा रही थी। तो क्या हुआ था, कहीं ना कहीं तो उनको तो सब पता ही था कि ऐसे ऐसे शोध होता है, सब कुछ होता है, तब भी कुछ गलती रहा होगा ना, तभी ना नहीं पाया। बाकी तो नॉर्मल जो आपका दिल्ली मेट्रो तो बहुत अच्छा कर रही है,
तो ये क्या हुई है, कहीं ना कहीं पे कुछ चूक हुई होगी, कुछ गलती हुई होगी। फिर आता है आपका सब्जेक्टिविटी। जैसे हम बोले कि ड्यू टू द रिसर्चर प्राइमरी रोल in analyzing and interpreting data, qualitative research cannot be replicated. The researcher decide what is most important and what is irrelevant in the data analysis. So interpretation of the same data can vary greatly. कि जो रिसर्चर है उनको वो डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और जहाँ से डेटा आया था वो किस हिसाब से उसको डेटा को प्रोवाइड किया गया था, अगर इन दोनों का अगर एक नहीं होता है तो क्या होता है, रिसर्च में आपका कई जगह पे हमें अलग भिन्नता दिखाई पड़ती है, जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमने देखा कि गुणात्मक अनुसंधान, इसका नुकसान क्या है, शोधकर्ता को अपने डेटा का विश्लेषण और व्याख्या में व्यावहारिक और सैद्धांतिक सीमा पर विचार करना चाहिए। बहुत अच्छे से करना चाहिए उसको कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, जो हमें बताया गया है गुणात्मक अनुसंधान से ये दिक्कत क्या आती है। एक होती है अविश्वसनीयता, जो भी बात कर रहा था अभी आपसे। वास्तविक दुनिया के सेटिंग अक्सर डेटा को प्रभावित करने वाले अनियंत्रित कारकों के कारण गुणात्मक शोध को अविश्वसनीय बना देता है, क्योंकि सही तरह से अगर इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो ये एक इशू होता है। दूसरे क्या है आपका, डेटा के विश्लेषण और व्याख्या में शोधकर्ता की प्राथमिक भूमिका के कारण गुणात्मक शोध का दायरा दोहराया नहीं जा सकता। शोधकर्ता यह तय करता है कि डेटा विश्लेषण में क्या महत्वपूर्ण है और क्या अप्रासंगिक है, इसलिए एक ही डेटा की व्याख्या बहुत भिन्न तरह से हो सकती है। तो इस तरह से डेटा का जो व्याख्या वही हो जो जहाँ से डेटा आपका जनरेट हुआ था, वहाँ पे डेटा का मीनिंग जो था वही मीनिंग शोधकर्ता के पास भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होती है, काफ़ी भिन्नता आती है। आप देखोगे कि इसका एक एग्जांपल देखो कि जब टीवी में कोई डिबेट होता है, एक ही बात पे चीज़ें एक ही होती है, लेकिन जितने भी आपका उसमें डिबेट के जितने लोग होते हैं सब अलग अलग व्याख्या करते हैं। तो डेटा तो एक ही होती है कोई एक बात पे, तो व्याख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें और एक देखो, मान लो कि कोर्ट में कोई एक केस गया, जज एक होते हैं और जज साहब तो एक ही होते हैं, लेकिन हमारे संविधान भी एक ही होता है और केस भी एक ही होता है, लेकिन जो लॉयर्स होते हैं वो अलग अलग व्याख्या करते हैं। दोनों लॉयर अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, जबकि दोनों मैच नहीं करता है, या मैच दोनों एक दूसरे का मतलब विरोध करते हैं और इसमें हम बहस करते हैं, जबकि सब चीज़ें एक ही होती है। तो ये क्या हुआ, डेटा तो एक ही जगह से आया है, लेकिन वहाँ पे सही चीज़ क्या है और सही चीज़ क्या नहीं है ये तय करने के लिए हम डेटा को क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। तो ये भी हमारा व्याख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जिस समय चप्पलों का आविष्कार हुआ था ना, तो उस समय दुनिया में एक शोध करने के लिए 2 बड़े कंट्री से बहुत अच्छे एक्सपर्ट गए। जा करके भारत या दूसरे के जो देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में ज़्यादा मतलब जनसंख्या है, वहाँ जा करके ये पता किए कि क्या यहाँ पे चप्पल बिक सकता है। दोनों ही शोधकर्ता अपने अपने घर गए, अपने अपने देश में गए। एक ने कहा अपने देश में जहाँ से उनको भेजा गया था, मतलब जो अपने बॉस से कहा, नहीं, ये बाकी देश में चप्पल नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता। और दूसरे जो देश था, वहाँ से जो एक्सपर्ट आए थे वो जाके बोले नहीं, यहाँ पे चप्पल बहुत बिक सकता है क्योंकि वहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता। सिर्फ उनको समझाने के दे रहे कि चप्पल का इससे फायदा क्या है, बहुत चल सकता है। देखो डेटा भी एक है, शोधकर्ता उसको लेके इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक ने कहा कि नहीं, चप्पल वहाँ बेचना बेकार, हम जाएंगे तो बेकार है क्योंकि वहाँ पे कोई चप्पल पहनता नहीं है तो बिकेगा ही नहीं। और दूसरे ने कहा नहीं, चप्पल तो बहुत बिकेगा क्योंकि वहाँ पे कोई चप्पल पहनता ही नहीं है।
देखो हो गया ना दोनों अलग अलग। उसने क्या बोला कि वहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता, तो मार्केट पूरा खुला हुआ है, हम बहुत चप्पल के वहाँ पे जूते आपका शूज़ का सेल हो सकता है। सिर्फ लोगों को समझाना है कि चप्पल से फ़ायदा क्या है, आपके पैर गंदे नहीं होंगे, आपके धूल मिट्टी मतलब कैसे बचे रहेंगे, और बहुत से जितने भी फ़ायदा है, ये फ़ायदा क्या है। देखो यही आपका डेटा की भिन्नता, व्याख्या की भिन्नता हो गई। तो एक जिसने इस पॉजिटिव व्यू के साथ समझा था कि क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं पहनता चप्पल, जूते चप्पल, तो अगर हम इसमें अगर मार्केटिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो बहुत बिकेगा, क्योंकि कोई नहीं पहनता। और एक और ने क्या समझा कि कोई पहनता नहीं तो बिकेगा, उसको सेल कैसे होगा। ये अंतर होती है। होप कि आपको समझा पाया कि क्या आपका हम बताना चाह रहे थे कि डेटा विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, और एक ही डेटा की व्याख्या बहुत भिन्न भिन्न तरह से हो सकता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर हो गया? अब हमारा यह चैप्टर एंड होता है। हम अगले बार में, अगले क्लास में एक नया चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।